Welcome friends to the online platform of TDA. Today we came up with some interesting potential questions of economics for your CDS exam, right? We have around set of 25 to 30 questions, and today we are going to discuss those questions along with the concept and approach how to solve those questions, right? So first question on our screen is, poverty in less developed countries is largely due to. Now ये जो पॉइंट है यहां पर ये इंपॉर्टेंट है कि लेस डेवलप्ड कंट्रीज यानी डेवलपिंग कंट्रीज या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, इन कंट्रीज में ज्यादा मेजर रीजन क्या है पॉवर्टी का? वैसे तो बहुत सारे हैं, मेजर रीजन क्या है? ठीक, क्योंकि यहां पे सीधे पूछा है लार्जली, यानी सारे फैक्टर्स अपने आप कहीं ना कहीं काम करेंगे, लेकिन इनमें से एक मेन फैक्टर, मेजर फैक्टर है, वो बताना है। पहला, वॉलेंटरी आइडलनेस, यानी खुद से ही काम नहीं करना चाहते। एक रीजन हो सकता है क्योंकि जिस भी कंट्रीज में ज्यादातर गवर्नमेंट की स्कीम्स, बेनिफिट्स दिए जाते हैं, वहां पर ये पर्टिकुलर वॉलेंटरी आइडलनेस होता है, जिसको आप अनएम्प्लॉयमेंट ट्रैप बोलते हो। ठीक, तो एक ये फैक्टर है अपनी जगह, नो डाउट, बट उतना ज्यादा नहीं। ये डेवलप्ड कंट्रीज में ज्यादा देखने को मिलेगा क्योंकि वहां पे आपको ज्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। इनकम इनइक्वालिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है बोथ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज का, लेकिन मेजर फैक्टर है डेवलपिंग कंट्रीज में अनएम्प्लॉयमेंट का या पॉवर्टी का। ठीक, सो करेक्ट आंसर इज योर इनकम इनइक्वालिटी। नेक्स्ट, लैक ऑफ कल्चरल एक्टिविटीज। डेवलपिंग कंट्रीज को अगर आप लैक ऑफ कल्चर बोलेंगे तो फिर डेवलप्ड कंट्रीज क्या है? तो ये तो क्वेश्चन, ये तो स्टेटमेंट ही अपने में गलत हो गया। लैक ऑफ इंटेलिजेंस ऑफ द पीपल, यस, एक डेवलपिंग कंट्रीज है यानी उसके सोशल इंडिकेटर्स पुअर होंगे, हेल्थ इंडिकेटर्स पुअर होंगे, एजुकेशन इंडिकेटर्स पुअर होंगे, तो यस, एक फैक्टर ये भी हो सकता है। लेकिन जैसा मैंने बोला, आपको यहां पे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर निकालना है, तो वो है इनकम इनइक्वालिटी, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। When the productive capacity of the economic system of a state is inadequate to create sufficient number of jobs, it is called। आपको टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बताना है कि एक ऐसी सिचुएशन जहां पर आपकी इकोनॉमी उतने नंबर ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट नहीं कर पा रही है जितना की इकोनॉमी को जरूरत है। ऐसे पर्टिकुलर सिचुएशन को किस टाइप का अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं? तो यहां पे करेक्ट आंसर जो है वो है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। मैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट की आपको बेसिक डेफिनेशन बताऊं तो मार्केट में जिन पर्टिकुलर जॉब की डिमांड है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, मार्केट में जिन पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ जॉब्स की डिमांड है, वो पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्किल अगर आपकी पॉपुलेशन के पास नहीं है, आपकी इकोनॉमी वो प्रॉपर स्किल नहीं दे पा रही है, तो उस टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट को बोलते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। यानी ये जो आपने ऊपर पढ़ा, ये डेफिनेशन है किसकी? स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट की। इसके अलावा बाकी टाइप्स के अनएम्प्लॉयमेंट भी डिस्कस कर लें। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब पर्टिकुलर सीजन में एम्प्लॉयड है और पर्टिकुलर सीजन में अनएम्प्लॉयड है। ऐसा टाइप का अनएम्प्लॉयमेंट आपको एग्रीकल्चर सेक्टर में देखने को मिलेगा। जब तक एग्रीकल्चर एक्टिविटीज चल रही है, यहां पे है, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज खत्म, अनएम्प्लॉयड हो गया। सिमिलरली आपको कंस्ट्रक्शन सेक्टर में देखने को मिलेगा। कंस्ट्रक्शन सेक्टर में जब तक कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज चल रही है तब तक जॉब है, कंस्ट्रक्शन बंद, जॉब नहीं। यानी अनस्किल्ड लेबर जो होता है वो ज्यादातर इसी टाइप का अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार होगा। ठीक, नेक्स्ट, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसमें अगर आप बाहर से उस आदमी को देखोगे बीइंग इन्वॉल्व इन दैट पर्टिकुलर इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो आपको लगेगा कि वो एम्प्लॉयड है, लेकिन उसकी जो प्रोडक्टिविटी है, कंट्रीब्यूशन है उस पर्टिकुलर इकोनॉमिक एक्टिविटी की तरफ, वो बिल्कुल जीरो, जिसको आप बोलते हो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, वो जीरो है। उस टाइप का अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है, तब वो कहलाता है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। जनरली इसका एग्जांपल है एग्रीकल्चर में। ऐसा क्यों, मैं अभी आपको बताता हूं। एग्रीकल्चर में जब आप देखोगे बहुत सारे अनस्किल्ड लेबर एम्प्लॉयड होते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर एक हमारी प्राइवेट इंडस्ट्री है जो मेनली अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में चलती है, जिसमें ज्यादातर फैमिली मेंबर्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक, क्योंकि चाचा ताऊ, मामा, भाई बहन, ये सारे लोग अनएम्प्लॉयड हैं, इसलिए उनको कोई और अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, तो वो एग्रीकल्चर, अपना फैमिली एग्रीकल्चर करने लगते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि एक पर्टिकुलर फील्ड में केवल 5 ही लेबर की जरूरत है, कितना? 5, लेकिन काम करने वाले लोग हैं 7, तो ये जो 2 एक्स्ट्रा लोग हैं
इनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, इनका कंट्रीब्यूशन टुवर्ड द प्रोडक्शन 0 है। यानी अगर इन दो को मैं निकाल भी दूंगा, इन दोनों को मैंने निकाल भी दिया जॉब से, तब भी मेरी प्रोडक्शन लेवल में कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। ये एग्जांपल हुआ दिस गाइज अनएम्प्लॉयमेंट का। एंड तीसरा लास्ट है साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट जो होता है वो बिजनेस साइकिल को फॉलो करते हुए चलता है। बिजनेस साइकिल क्या है? बिजनेस साइकिल कुछ इस तरीके की होती है जहां पे ये जो स्टेज है ये कहलाती है ग्रोथ स्टेज, ये स्टेज कहलाती है बूम स्टेज, ये स्टेज कहलाती है रिसेशन, ये स्टेज कहलाती है डिप्रेशन, ग्रोथ, बूम, रिसेशन, डिप्रेशन, और दोबारा इकोनॉमी फिर रिकवरी की तरफ चली जाती है। ठीक, तो एम्प्लॉयमेंट किस स्टेज पे मिलेगा आपको? जब इकोनॉमी ग्रो कर रही है या अपनी मैक्सिमम पोटेंशियल पे है। लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट कहां बढ़ने लगेगा? जब इकोनॉमी स्लो डाउन पे है या इकोनॉमी बिल्कुल डेप्थ में चली गई है। दोबारा जब रिकवरी होगा तो एम्प्लॉयमेंट फिर मिलने लगेगा, राइट। ये एक डेवलप कंट्री का मेजर फीचर है जहां पे बिजनेस साइकिल को फॉलो करते हुए अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ता है, घटता है, बढ़ता है, घटता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। Now, who amongst the following can take benefit of the Social Security Fund established by the Government of India for unorganized workers? Right? दो चीजें आपको देखनी है। Social Security Fund established by government for unorganized workers। तो मेजर फोकस आपका जाना चाहिए इस टर्म पे, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। तो अब इसमें से आप अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर ढूंढो, आपका आंसर आपके सामने। प्राइमरी स्कूल टीचर, प्राइमरी स्कूल टीचर चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो या फिर पब्लिक सेक्टर में, ये एक ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का पार्ट होता है। एम्प्लॉय ऑफ शुगर फैक्ट्री, शुगर फैक्ट्री भी एक फैक्ट्री है भाई। जो भी आदमी उस फैक्ट्री में काम करेगा, फैक्ट्रीज एक्ट उसमें एप्लीकेबल होगा और उसको प्रॉपर सोशल सिक्योरिटी नॉर्म्स फॉलो करने पड़ेंगे। इसका मतलब ये भी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर नहीं हुआ। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी आपको बिल्कुल एमएसएमई के नॉर्म्स फॉलो करने पड़ेंगे, लेबर नॉर्म्स फॉलो करने पड़ेंगे, ये भी नहीं। रिक्शा पुलर का कोई ऑर्गेनाइज्ड लेबर नहीं होता, कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइज्ड यानी कि गवर्नमेंट रेगुलेटेड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो रिक्शा पुलर्स के इंटरेस्ट की बात करे। इसीलिए यहां पर वर्कर के जितने भी लॉज हैं उनके सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स के लिए वो नहीं मिलते। इसीलिए गवर्नमेंट ने ये सोशल सिक्योरिटी फंड जो स्टैब्लिश किया है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लिए या अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर्स के लिए, उसमें बेस्ट एग्जांपल रिक्शा पुलर बिल्कुल फिट हो रहा है आपका। क्लर्क इन अ फैक्ट्री, वी ऑल नो, फैक्ट्री में काम करने वाला फैक्ट्रीज एक्ट के अंदर काम करेगा, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड उस पर ईपीएफओ के अंदर काम करेगा, बाकी सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट मिलेंगे। तो ये भी आपका आंसर नहीं है। तो करेक्ट आंसर आप गया रिक्शा पुलर। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रेस्पेक्ट ऑफ नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। ये एमजी नरेगा की बात कर रहा है यहां पे। ठीक, उसके अंदर प्रोविजंस क्या क्या है? अंडर द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट 100 days ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन अ ईयर टू एवरी हाउस होल्ड whose adult members volunteer to do unskilled manual work has become a fundamental right, यानी right to work under Article 21। अब राइट टू वर्क इंडिया में फंडामेंटल राइट है या डीपीएसपी, वो देखने की बात है। सेकंड, अंडर द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट वुमेन आर टू गेट प्रायोरिटी टू द एक्सटेंट दैट 1/2 ऑफ द पर्संस हु आर गिवन एम्प्लॉयमेंट आर वुमेन हु हैव आस्क्ड फॉर वर्क। 1/2, ये एक क्वेश्चन है जो डेटा है जो थोड़ा सा खटक रहा है, क्योंकि 33% रिजर्वेशन वुमेन के लिए यहां पे दिया जाता है कि 33% वुमेन होनी चाहिए। 1/2 यानी 50% या उससे ज्यादा, ये देखने वाली चीज होगी। तो ये 1/2 वाला पॉइंट अगर काट दें तो आप देखें विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन इज ऑल करेक्ट। पहली चीज, जैसा मैंने आपको बताया कि 100 days ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, 100 days ऑफ अश्योर्ड एम्प्लॉयमेंट विल बिकम अ फंडामेंटल राइट। ये एक तरीके का कंपोनेंट है जिसपे क्वेश्चन मार्क बनेगा। क्यों? क्योंकि राइट टू वर्क अभी भी आपके यहां डीपीएसपी में है, कोई फंडामेंटल राइट नहीं है। ठीक, हालांकि बहुत समझने की कोशिश है, हालांकि आर्टिकल 21 के अंदर हम ये बोल सकते हैं कि राइट टू लाइफ है, लेकिन कोई एक्सप्लिसिट प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में राइट टू वर्क के लिए नहीं दिया गया। इसलिए ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया और सही स्टेटमेंट है 2, यानी 1/2। अच्छा, हाफ नहीं है, 1/2। 1/2 बोले तो ये 3/2 सही है, बिल्कुल सही है, 3/2। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट हो गया।
तो करेक्ट आंसर है आपका बी। Now, next question, with reference to the government's welfare schemes, consider the following statements. अंत्योदय अन्न योजना, the food grains are available to the poorest of the poor family. बिल्कुल सही बात है, ये स्टेटमेंट सही है। अंत्योदय अन्न योजना जो poorest of the poor BPL families होती हैं उनको इंटाइटल करता है कितना खाना, 35 kg का। Next, BPL families are allocated 5 kg of food grain per month at concessional prices of wheat 1, rice 2, coarse grain 3। ये बात बिल्कुल सही है कि बीपीएल फैमिलीज को 5 केजी फूड ग्रेन दिया जाता है, लेकिन जब आप इन प्राइसेस पे आओगे, दैट इज वीट 1 रुपए का, राइस 2 रुपए का, कोर्स ग्रेन्स 3 रुपए का, ये स्टेटमेंट आधा गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि वीट का प्राइस ₹2 है, राइस ₹3 का है और कोर्स ग्रेन जो है वो ₹1 का है पर केजी। ठीक, तो ये हाफ स्टेटमेंट गलत, यानी कि ये स्टेटमेंट गलत है। करेक्ट आंसर आपका ओनली वन, दैट इज ए। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट, अच्छा इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट पूछा है तो डेफिनेटली आपका आंसर, उसमें भी इनकरेक्ट पूछा तो क्या, उसमें करेक्ट पूछा होगा। ठीक, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट सेकंड वाला है, करेक्ट स्टेटमेंट ए वाला है। नाउ पॉवर्टी गैप क्या होता है? व्हाट इज पॉवर्टी गैप? पॉवर्टी गैप का मतलब होता है कि बीपीएल जो बिलो पॉवर्टी लाइन या पॉवर्टी लाइन जो आपने ड्रॉ करी है उससे नीचे कितने लोग हैं और कितने गरीब हैं, यानी इंटेंसिटी ऑफ द पॉवर्टी एज वेल एज इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी दोनों आता है। ठीक, डिफरेंस बिटवीन पॉवर्टी लाइन एंड द एक्चुअल इनकम लेवल ऑफ ऑल दोज लिविंग बिलो दैट लाइन, दिस इज योर डेफिनेशन ऑफ पॉवर्टी लाइन, सॉरी पॉवर्टी गैप। गैप बिटवीन रिच एंड पुअर नहीं, गैप बिटवीन डेवलप्ड नेशन डेवलपिंग नहीं, गैप इन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं। ठीक, तो ये पॉवर्टी गैप की यही डेफिनेशन है जो आपके सामने लिखी है, डिफरेंस बिटवीन पॉवर्टी लाइन जो भी आपने ड्रॉ करी एंड एक्चुअल इनकम लेवल ऑफ ऑल दोज लिविंग बिलो दैट लाइन। इसका मतलब अगर मैं ये कह रहा हूं कि मेरी पॉवर्टी लाइन 100 रुपए पर महीना है, पॉवर्टी लाइन जब भी ड्रॉ की जाती है उसके दो बेसिस होते हैं, या तो इनकम या एक्सपेंडिचर। अगर कोई आदमी 100 रुपए पर मंथ कमा रहा है तो वो पॉवर्टी लाइन के ऊपर है, नहीं कमा पा रहा तो नीचे है। ठीक, दूसरा, या तो वो आदमी 100 रुपए अपने खाने पे खर्चा कर पा रहा है पर मंथ, 100 रुपए पर मंथ अगर कर पा रहा है अपने खाने पे खर्चा तो वो पॉवर्टी लाइन के ऊपर है, अगर नहीं कर पा रहा है तो नीचे है। इंडिया में जो पॉवर्टी लाइन ड्रॉ की जाती है या पॉवर्टी एस्टिमेशन का जो क्राइटेरिया होता है वो बेस्ड होता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पे, यानी इंडिया में आप इनकम कितनी कर रहे हो इस बात से कोई मतलब नहीं है, अपने कंजम्पशन पे कितना खर्चा कर रहे हो, कंजम्पशन वो भी फूड ग्रेन्स मेजरली। ठीक, वो तेंदुलकर कमेटी ने आके उसमें 2 एडिशनल चीजें कर दी कि फूड ग्रेन्स यानी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस जो आपने एक्सपेंडिचर किया ऑन हेल्थ एंड एजुकेशन, वरना मेजरली इंडिया में जो क्राइटेरिया निकालते हैं पॉवर्टी का वो निकालते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के बेसिस पे। ठीक, मान लो कोई आदमी 100 रुपए पर मंथ खर्चा कर पा रहा है अपने खाने पे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पे तो वो पुअर नहीं है, लेकिन अगर नहीं कर पा रहा है तो पुअर है। ठीक, अब मैं कह रहा हूं कि कोई आदमी है जो केवल 60 रुपए पर महीना ही अपने खाने पे खर्चा कर पा रहा है, ठीक, तो डेफिनेटली वो पॉवर्टी लाइन के नीचे होगा। अब पॉवर्टी गैप कहता है कि वो पुअर तो है पर कितना पुअर है, यानी गवर्नमेंट को अभी कितना एफर्ट और मारना है इस पर्टिकुलर आदमी के लिए ताकि ये पॉवर्टी लाइन के ऊपर आ जाए। दैट मींस गवर्नमेंट को अभी 40 रुपए और इसको प्रोवाइड करने हैं तब ये पॉवर्टी लाइन पे पहुंच जाएगा या उसके ऊपर चला जाएगा। यही पॉवर्टी गैप का कॉन्सेप्ट होता है और यही पॉवर्टी गैप के कॉन्सेप्ट की इंपॉर्टेंस कि गवर्नमेंट को ये पता चले कि हमारे यहाँ कितने पुअर हैं यानी नंबर ऑफ पुअर्स, साथ में उनकी पॉवर्टी लेवल किस लेवल के पुअर हैं वो भी पता चले ताकि वो इफेक्टिव पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीजनल डिस्पैरिटीज इन इंडिया आर हाई एंड हैव बीन राइजिंग इन रीसेंट ईयर्स। रीजनल डिस्पैरिटी मतलब एक रीजन ज्यादा डेवलप हो गया, एक रीजन कम डेवलप है, तो क्या होता है, माइग्रेशन शुरू हो जाता है। इस पर्टिकुलर रीजन जो डेवलप ज्यादा है, माइग्रेशन की वजह से इस पर्टिकुलर रीजन में अपने अर्बनाइजेशन के ज्यादा चैलेंजेस आने लगते हैं, सिक्योरिटी इश्यूज हो जाती है, अनएम्प्लॉयमेंट का इशू हो जाता है, पोल्यूशन का इशू हो जाता है, सैनिटेशन का इशू हो जाता है, क्लीनलीनेस का इशू हो जाता है, बहुत सारे। ठीक, नाउ देयर इज परसिस्टेंट इन्वेस्टमेंट ओवर टाइम इन सेलेक्ट लोकेलिटीज
सेलेक्ट लोकेलिटीज या लोकल्स हो सकता है। सम एरियाज आर एग्रो क्लाइमेटिकली लेस कंड्यूसिव टू डेवलपमेंट, ये भी एक सही बात है। कुछ एरियाज हैं जैसे नॉर्थ ईस्ट हिली एरिया हो गया, राजस्थान डेजर्टेड एरिया हो गया, ठीक, ये भी एक फैक्ट है। सम एरियाज आर कंटिन्यू टू फेस लिटिल और नो एग्रेरियन ट्रांसफॉर्मेशंस एंड द कॉन्सिक्वेंट लैक ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, ये बहुत कॉमन है इंडिया में। जेएनके का एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, ठीक, जेएनके में देख लो आप, जो लेफ्ट विंग एरिया लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट एरियाज हैं सेंट्रल इंडिया के, वहां देख लो आप, ठीक। नेक्स्ट, सम एरियाज हैव फेस्ड कंटिन्यूअस पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी हमेशा वहां बनी रहे। जम्मू कश्मीर बेस्ट एग्जांपल है इस चीज को समझने का, ठीक। आपके इंसर्जेंट एरियाज जैसे मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, ये एरियाज हैं, आप देख ही रहे होते अभी मणिपुर में जो इशू चल रहा है। तो ये बेस्ट सारे के सारे फैक्टर रेस्पॉन्सिबल हैं जिसकी वजह से आपकी कंट्री में ये रीजनल डिस्पैरिटीज जो है वो बढ़ रही हैं, ठीक। तो सारे ऑप्शन सही हैं। नाउ इन इंडिया एब्सोल्यूट पॉवर्टी मीन्स, बात आती है पॉवर्टी के दो कैटेगराइजेशन में, एक जो यहां लिखा हुआ है एब्सोल्यूट पॉवर्टी, इसके अलावा दूसरा पॉवर्टी का फॉर्म होता है जिसको आप बोलते हो रिलेटिव पॉवर्टी। व्हाट इज दिस रिलेटिव पॉवर्टी एंड व्हाट इज दिस एब्सोल्यूट पॉवर्टी? एब्सोल्यूट पॉवर्टी का मतलब जब कोई आदमी अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए जितनी इनकम रिक्वायर्ड है उतनी इनकम अर्न नहीं कर पाता है, एब्सोल्यूट पुअर। ऐसा आदमी किसी भी सोसाइटी में चला जाए वो एब्सोल्यूटली पुअर ही होगा क्योंकि वो अपनी बेसिक मिनिमम नीड्स फुलफिल नहीं कर पा रहा, ठीक। दूसरा है रिलेटिव पॉवर्टी। रिलेटिव पॉवर्टी जो होता है वो इन रिलेशन टू दी सोसाइटी, उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के कंपैरिजन में आप निकालते हो। यानी मान लो अगर मैं किसी एक ऐसी लोकेलिटी में रहता हूं जहां पर 1 लाख रुपए ऑन एन एवरेज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, यानी 1 लाख रुपए में मैं डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यहां पर जी सकता हूं, तो मैं यहां पे पुअर नहीं हूं, ठीक। लेकिन मैं यहां से निकल कर चला गया दिल्ली, और दिल्ली में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जिस सोसाइटी में रहता हूं वहां 2 लाख के आसपास है। अब जहां पे मैं पहले रहता था वहां पे तो मैं पुअर नहीं हूं, लेकिन यहां से निकल के जैसे यहां आ गया, यहां पे मैं पुअर हो गया। लेकिन किस तरीके का पुअर हो गया? रिलेटिव पुअर, क्योंकि जो सराउंडिंग है, जो एवरेज इनकम है जिस नई सोसाइटी में मैं गया उससे कम कमा रहा हूं, इसलिए रिलेटिव पॉवर्टी का शिकार हो गया, ठीक। नाउ इंडिया में एब्सोल्यूट पॉवर्टी का मतलब पॉवर्टी इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट नंबर ऑफ पीपल, पॉवर्टी इन टर्म्स ऑफ बेसिक मिनिमम कैलोरी रिक्वायरमेंट्स, पॉवर्टी इन टर्म्स ऑफ प्रिवेलिंग प्राइस लेवल, पॉवर्टी इन टर्म्स ऑफ द एब्सोल्यूट लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। नाउ कह रहा है कि एब्सोल्यूट पॉवर्टी जब आप इंडिया में निकालते हो, जैसे मैंने आपको पहली डेफिनेशन बताई थी कि एब्सोल्यूट पॉवर्टी का मतलब है वो लोग जो अपनी बेसिक मिनिमम नीड्स पूरी नहीं कर सकते, ठीक। लेकिन इंडिया में पॉवर्टी निकालने का तरीका क्या है? एक बीपीएल लाइन ड्रॉ कर दी जाती है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन कंजम्पशन, स्पेशली फूड ग्रेन्स। फूड ग्रेन्स पे जो आप खर्चा करते हो, यानी अपनी खाने पे जो खर्चा कर पाते हो, उसके बेसिस पे आपको पुअर या नॉन पुअर डिक्लेयर किया जाएगा। सीधी सीधी बात है, पॉवर्टी इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट नंबर ऑफ पीपल या पॉवर्टी इन टर्म्स ऑफ बेसिक मिनिमम कैलोरी रिक्वायरमेंट्स, वही एब्सोल्यूट पॉवर्टी होती है। तो इसका आंसर बी होगा, यहाँ पे ए लिखा हुआ है, आप इसका आंसर बी समझेंगे, पॉवर्टी इन टर्म्स ऑफ बेसिक मिनिमम कैलोरी रिक्वायरमेंट, ठीक। Among the following reasons for disguised unemployment in rural areas, जैसा मैंने बताया disguised unemployment का मतलब पर्सन एम्प्लॉयड तो दिख रहा है लेकिन उसकी प्रोडक्टिविटी जीरो है, निल है, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहा। चॉइस ऑफ हैवी इंडस्ट्री मॉडल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्योंकि हमने हैवी इंडस्ट्री मॉडल अडॉप्ट किया था, इफ यू रिमेंबर 1956 का इंडस्ट्रियल पॉलिसी, ठीक। लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, एक बात ये भी हो सकती है। हैवी प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन ऑन लैंड अलोंग विद स्लो पेस ऑफ लैंड रिफॉर्म्स, ये भी एक बात बिल्कुल सही। हाई इलिटरेसी एंड लो स्किलिंग रेट्स। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट देखने को वहां मिलता है जहां पे आदमी या तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में एम्प्लॉयड है, ठीक, क्योंकि वहां पे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं लेकिन कंट्रीब्यूशन बहुत कम, या फिर एग्रीकल्चर एक बहुत अच्छा एग्जांपल होता है जहां पर आपको बहुत सारे लोग दिखेंगे काम करते हुए लेकिन उनका कंट्रीब्यूशन इन द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बहुत कम है, ठीक। तो इसका करेक्ट आंसर आपका होगा सारे के सारे फैक्टर्स, क्योंकि ये सारे के सारे फैक्टर्स कहीं ना कहीं आपकी एग्रीकल्चर ग्रोथ को रोक रहे हैं या फिर एग्रीकल्चर में से
जब मैं एग्रीकल्चर ग्रोथ की बात करता हूं इसका मतलब ये नहीं कि प्रोडक्टिविटी लेवल कम है, नहीं, हम करेंटली वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स हैं इन डिफरेंट आइटम्स, एग्रीकल्चर आइटम्स, ठीक। मैं जब एग्रीकल्चर ग्रोथ की बात कर रहा हूं तो मैं टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की बात कर रहा हूं, क्योंकि जब टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट होगा आपका एग्रीकल्चर का तो डेफिनेटली वहां पे जो लेबर काम कर रहे हैं वो लेबर रिप्लेस होंगे टेक्नोलॉजी से, ये लेबर निकल के जाएंगे किसी और सेक्टर में, ठीक। लेकिन क्योंकि ये लेबर स्किल्ड नहीं है, स्किल्ड नहीं है क्योंकि एक टेक्नोलॉजिकली बैकवर्डनेस है या बाकी फैक्टर जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, इन फैक्टर्स की वजह से ये लेबर जो है वो एग्रीकल्चर में स्टक हो जाता है, निकल नहीं पाता और रिजल्ट इन डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, जहां पर उसका कंट्रीब्यूशन जीरो है या मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जीरो है। नेक्स्ट, अनएम्प्लॉयमेंट विच अकर्स व्हेन वर्कर्स मूव फ्रॉम वन जॉब टू अनदर इज नोन एज। जनरली ये हुआ क्या वो मैं आपको बताता हूं। मान लो आप किसी एक पर्टिकुलर कंपनी में काम कर रहे हो, ठीक। उस पर्टिकुलर कंपनी में आपकी सैलरी है करीब 60,000, लेकिन आप इस सैलरी से सेटिस्फाइड नहीं हो, 60,000 पर मंथ, लेकिन आप इस सैलरी से सेटिस्फाइड नहीं हो, आप चाहते हो कि मैं इससे बेटर अपॉर्चुनिटी गेन करूं, ठीक। आपने इस कंपनी से जॉब छोड़ी, 3 महीने अपने आप को तैयार किया किसी भी तरीके की अपनी स्किल डेवलप करने की या नई कंपनीज ढूंढने की, लोगों से मिलने की ताकि नई अपॉर्चुनिटीज मिले। आपने 3 महीने का गैप लिया और एक नई कंपनी ज्वाइन करी जहां पे आपको अपॉर्चुनिटी मिली 75,000 पर मंथ की। इंक्रीमेंट हुआ ना, 60,000 रुपए पहले कमा रहे थे, फिर एक 3 महीने का गैप आया 75,000। एम्प्लॉयड 3 महीना अनएम्प्लॉयड, फिर एम्प्लॉयड। ये जो अनएम्प्लॉयमेंट लिया आपने 3 महीने का, ये वॉलंटरीली आपने लिया, यानी किसी भी तरीके की इकोनॉमिक बैकवर्डनेस की वजह से नहीं हुआ, किसी ने आपको फोर्स नहीं किया, आप खुद अपनी मर्जी से एम्प्लॉयड थे, फिर अनएम्प्लॉयड हुए और दोबारा एम्प्लॉयड हो गए विद बेटर अपॉर्चुनिटीज। ऐसी सिचुएशन कहलाती है अनएम्प्लॉयमेंट की फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट डेवलप्ड कंट्रीज में बहुत कॉमनली देखा जाता है। होता यह है कि जब एक आदमी अच्छी इकोनॉमिक सिचुएशन चल रही हो, यानी ग्रोथ स्टेज चल रही हो, और वो अपनी इकोनॉमिक जॉब से सेटिस्फाइड ना हो और वो चाहता है किसी बेटर जॉब की तरफ मूव करे, तो वो वॉलंटरली अपनी कंपनी छोड़ता है, तैयार करता है अपने आप को, गैप लेता है 3, 4, 6 महीने का और फिर मूव कर जाता है दूसरी कंपनी में। ऐसे टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट को बोलते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट, नेहरू महालनोबिस मॉडल। ये चीज आपको रटी होनी चाहिए कि नेहरू महालनोबिस मॉडल आपके सेकंड 5 ईयर प्लान का पार्ट है, यानी आपके सेकंड 5 ईयर प्लान को ही नेहरू महालनोबिस मॉडल कहते हैं। इसी सेकंड 5 ईयर प्लान के बेसिस पे इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1956 आई, जो कि मैग्ना कार्टा मानी जाती है आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एट द टाइम आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एंड बिफोर 1991 एलपीजी रिफॉर्म्स। यहाँ पे ये आंसर गलत है, बी नहीं होगा, इसका आंसर होगा सी। सेकेंड 5 ईयर प्लान से ही आपका नेहरू महालनोबिस मॉडल स्टार्ट होता है। करेक्ट आंसर इज सी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंडियन इकोनॉमी इज करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है अबाउट इंडियन इकोनॉमी? इंडियन इकोनॉमी इज एज डेवलप्ड एज दैट ऑफ चाइना। भूल जाओ। 70% ऑफ इंडियंस आर इन्वॉल्व इन सम टाइप ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आर द ओनर्स ऑफ, बिल्कुल ठीक है, मान लेते हैं। इन इंडिया सिंगल बिगेस्ट एम्प्लॉयमेंट इज एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज। सिंगल बिगेस्ट एम्प्लॉयमेंट इज एग्रीकल्चर, मान लिया, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गए। About 40% of Indian workforce is employed in foreign countries or in the organizations assisted by foreign capital. नहीं, इसमें 2 स्टेटमेंट सही आ गए आपके कि इंडियन इकोनॉमी 70% ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। तो करेक्ट आंसर क्या बता रहे हैं? सी बता रहे होंगे। हाँ, एग्रीकल्चर, आप यही लगाओगे। About 70% ऑफ इंडियंस इन्वॉल्व इन सेल्फ। 70% ये रेट ज्यादा है, बस ऑन एन एवरेज इतना नहीं है, पर ये रेट थोड़ा सा ज्यादा है, करीब, थोड़ा नहीं शायद बहुत ज्यादा, क्योंकि ये शायद अगर 30% बोल दिया जाए तो ठीक रहेगा। ठीक, 70% इंडियंस का सेल्फ एम्प्लॉयड है तो फिर अनएम्प्लॉयमेंट का इशू नहीं होगा। सही बात है। तो करेक्ट आंसर इज योर सी। सिंगल बिगेस्ट एम्प्लॉयमेंट इज अवेलेबल इन एग्रीकल्चर सेक्टर, और ये अच्छी बात नहीं है, ये बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक है इंडियन इकोनॉमी का, क्योंकि एक डिस्टॉर्टेड पिक्चर आपको यहां पे दे दूं कि देयर इज नो डाउट कि सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आपको यहां मिलता है एग्रीकल्चर लाइन में। कितना?
48 से 49% पॉपुलेशन अभी भी आपका एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है। लेकिन जैसे ही आप इसकी एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में देखोगे तो ये एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन 17 से 18% है केवल। यानी टोटल 100 रुपए अगर आपकी इकोनॉमी में कमाए तो उसमें से 17 से 18 रुपए केवल एग्रीकल्चर से आए। लेकिन इस 17 से 18 रुपए कमाने में कितने लोग लगे हैं? 48 से 49। तो किसको कितना मिलेगा? देखो, इसी को बोलते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया? नॉट अ फंक्शन ऑफ प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया नहीं है, ठीक। असेसमेंट ऑफ द मटेरियल कैपिटल एंड ह्यूमन रिसोर्स ऑफ द कंट्री, ऑब्वियसली हमेशा था। फॉर्मुलेशन ऑफ प्लान फॉर द मोस्ट इफेक्टिव बैलेंस यूटिलाइजेशन ऑफ कंट्रीज रिसोर्सेज, बिल्कुल सही बात है। पब्लिक कोऑपरेशन इन नेशनल डेवलपमेंट, ठीक है, इनडायरेक्टली। प्रिपरेशन ऑफ नेशनल बजट, नहीं। प्रिपरेशन ऑफ नेशनल बजट ये काम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में होता है, यहां नहीं होता। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, जिसका काम है बजट प्रिपरेशन का, ठीक। तो ये बजट डिवीजन जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का, वो बजट प्रिपेयर करता है, ना कि उसमें किसी तरीके का प्लानिंग कमीशन का कॉन्ट्रीब्यूशन। एंड लास्ट, डिटर्मिनेशन ऑफ स्टेजेस इन विद द प्लान शुड बी कैरिड आउट। सीधी बात है, जब 5 ईयर प्लान बनाता है तो कैसे कैसे चलेगा आगे, वो भी वही डिफाइन करता है, डिटरमाइन करता है। करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इंडिकेट दैट इंडियन इकोनॉमी इज ऑफ डेवलपिंग कैटेगरी? हमारी इकोनॉमी जो है वो डेवलपिंग है, डेवलप्ड नहीं है। कैसे पता करेंगे? क्या क्या है? ऑक्यूपेशन मेनली एग्रीकल्चरल, बिल्कुल सही। क्रोनिक अनएम्प्लॉयमेंट, क्रोनिक अनएम्प्लॉयमेंट मतलब जनरेशन बाय जनरेशन अनएम्प्लॉयड चल रहा है, बाप भी अनएम्प्लॉयड था, बेटा भी अनएम्प्लॉयड था, वेरी वैलिड टू सम एक्सटेंट। पुअर क्वालिटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल, बिल्कुल सही बात। ऑलवेज रिमेंबर, एक टर्म यहां पे लिखा है ह्यूमन कैपिटल, दूसरा टर्म है सोशल कैपिटल, इन दोनों में डिफरेंस होता है। ह्यूमन कैपिटल यानी जो सोशल इंडिकेटर्स हैं, ह्यूमन इंडिकेटर्स हैं, चाहे वो हेल्थ हो, एजुकेशन हो, ये सारे फैक्टर्स ह्यूमन कैपिटल को स्ट्रांग बनाते हैं। इलिटरेसी अगर आपके पॉपुलेशन में ज्यादा है, पुअर हेल्थ इंडिकेटर्स हैं, यानी बहुत ज्यादा पॉपुलेशन बीमार रहती है, कभी कोई मलेरिया से मरा जा रहा है, कोई डेंगू से मरा जा रहा है, उस केस में आपका ह्यूमन कैपिटल वीक है, और ये इंडिया में बहुत कॉमन है। तो पुअर क्वालिटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल, यस, क्योंकि इंडिया के किसी भी इंडिकेटर में इंडिया की पोजीशन अच्छी नहीं है। दूसरा, सोशल कैपिटल। सोशल कैपिटल बात करता है इंटीग्रेशन अमंग दी पॉपुलेशन, पॉपुलेशन कितनी ज्यादा इंटीग्रेटेड है, आपस में भाईचारा, ब्रदरहुड कितना है। क्योंकि आपने वो कहावत सुनी होगी ना कि एक अकेला आदमी जो होता है वो आसानी से टूट जाता है, वो आसानी से मोल्ड कर लिया जाता है सिचुएशन के द्वारा, लेकिन अगर उसी के साथ कई सारे लोग आ जाएं तो उनमें एक यूनिटी बनती है, इंटीग्रिटी बनती है, और वो मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन का भी सामना आपस में साथ में कर सकते हैं। दिस इज सोशल कैपिटल। नेक्स्ट, लो पर कैपिटा इनटेक ऑफ प्रोटीन, ठीक है, इसमें सारे ही आपके पॉइंट सही हैं, तो आंसर इसीलिए इसका हो गया ऑल ऑफ द अबव। Which of the following may be termed as the long-term objective of Indian planning? Long-term objective of Indian planning. ये जब प्लानिंग कमीशन बना था तो उसके ऑब्जेक्टिव्स में लिखा गया था कि प्लानिंग कमीशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या अचीव करना चाहता है। सेल्फ रिलायंस, प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट, ग्रोथ 7%, ग्रोथ इंफ्रास्ट्रक्चर की, बिल्कुल सही बात। सेल्फ रिलायंस, प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड हायर ग्रोथ रेट पर एनम। किसी तरीके का ग्रोथ रेट डिफाइंड नहीं है उसकी ऑब्जेक्टिव में, हायर ग्रोथ रेट है, बस ये पता है, ठीक। तो अगर करेक्ट आंसर आप निकालोगे तो ये 1, 2 एंड 4 आ जाएंगे, ठीक। इसमें ऑप्शन सी आ रहा है आपका 1, 2 एंड 4, क्योंकि डिफाइंड रेट नहीं है कि इतना रेट हमको पर मंथ, पर एनम चाहिए ग्रोथ रेट। नेक्स्ट, मिक्स इकोनॉमी मींस, मिक्स इकोनॉमी साफ साफ डेफिनेशन हम सबको पता है, एक ऐसी इकोनॉमी जिसमें पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों साथ में काम कर रहे हैं, ठीक। बोथ एग्रीकल्चर इंडस्ट्री इक्वली प्रमोटेड, को एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर अलॉन्ग विद प्राइवेट सेक्टर, आंसर इज बी। Among the remedies of inflation we cannot include, अगर आपकी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन हो रही है तो आपको क्या काम नहीं करना है, उस इन्फ्लेशन को कम करने के लिए आपको क्या नहीं करना है। पहला, बेटर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। अगर आपकी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है तो आप अपनी कैपेसिटी को अच्छे से यूटिलाइज करें, ठीक।
दूसरा, लोअरिंग बैंक रेट। बैंक रेट वो रेट जिस पे बैंक्स लोन दे रही हैं। अभी के लिए यही सब इतना समझो कि बैंक रेट इज समथिंग एट विच बैंक रेट इज एटलीस्ट, ऐसा समझो कि एक इंटरेस्ट रेट है, जब आप बैंक से लोन लेने जाते हो तो वो इंटरेस्ट रेट आप पे बैंक चार्ज करता है, ठीक। आप वो बैंक रेट कम कर देते हो, यानी पहले आपको लोन मिल रहा था 7%, अब आपको लोन मिल रहा है 6%, कम कर दिया, यही मतलब है लोअरिंग बैंक रेट। यानी अब आपने बैंक्स ने आपको केवल 6% चार्ज ही करना है इंटरेस्ट। ये तो बड़ी अजीब सी बात हो गई। अगर आप इंटरेस्ट रेट कम कर दोगे, सस्ता लोन देने लगोगे, तो बहुत सारे लोग आ जाएंगे आपसे लोन लेने, है ना। जब बहुत सारे लोग लोन लेने आ जाएंगे तो बहुत सारे लोगों के पास बैंक लोन दे देगा, बहुत सारे लोगों के पास पैसा पहुंचेगा तो परचेजिंग पावर बढ़ी तो फिर डिमांड क्रिएशन हुई, डिमांड क्रिएशन हुई तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। इसका मतलब जब भी इन्फ्लेशन होगा, बैंक्स जो हैं वो अपना रेट यानी इंटरेस्ट रेट या लेंडिंग रेट या बैंक रेट कम नहीं करेंगे, बढ़ाएंगे, क्योंकि वो इन्फ्लेशन को कम करना चाहते हैं, ठीक। दिस इज योर करेक्ट आंसर। अमंग द कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन, क्या इन्फ्लेशन क्रिएट कर सकता है? कॉज मतलब किसकी वजह से इन्फ्लेशन होगा? स्लो ग्रोथ इन एग्रीकल्चर आउटपुट, ठीक है, सप्लाई साइड कॉन्स्ट्रेंट क्रिएट कर सकता है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्रिएट कर सकता है, ठीक। इंक्रीजिंग नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, बिल्कुल सही बात है। नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर का मतलब जहां पर वो एक्सपेंडिचर जिससे गवर्नमेंट किसी भी तरीके का असेट क्रिएशन नहीं कर सकती, यानी डेली खर्चे वाले जो आपके डेली एक्सपेंसेस वाले जो आपके गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर है, उनको आप नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर में डाल देते हो। जैसे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, ठीक, मान लीजिए आप डिफेंस में गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर काम करते हैं। इसमें अगर मैं नॉन डेवलपमेंट और डेवलपमेंट पे काउंट करूं तो डेवलपमेंट मेनली वो खर्चे जो कि किसी भी तरीके का असेट क्रिएशन होंगे, जैसे आपका एयरक्राफ्ट खरीद लिया, आपका टैंक खरीद लिया, असेट बन गया। लेकिन जैसे ही आप एम्प्लॉयज को सैलरीज देने लगोगे, पेंशन देने लगोगे, ये आपके नॉन डेवलपमेंट हो गए। ये पैसा जब एम्प्लॉयज के पास जाएगा वो मार्केट में डिमांड क्रिएट करेंगे, इन्फ्लेशन क्रिएट हो जाएगा। रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ, हाँ सही है। रैपिड ग्रोथ इन कॉस्टली इंपोर्ट्स, अगर आपकी इकोनॉमी में बहुत महंगा सामान कॉस्टली इंपोर्ट होने लगे तो, महंगा सामान इंपोर्ट होने लगे तो, एक चीज समझने वाली बात है, रैपिड ग्रोथ इन कॉस्टली इंपोर्ट्स, इस पे इन्फ्लेशन का क्या इंपैक्ट पड़ेगा? एक चीज तो ये हो सकती है कि हो सकता है ये एक कंपटीशन क्रिएट कर दे बाकी आपके जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके बीच में, कि जो सामान महंगा आया है हम उसी रेट पे भेजें। एक कंडीशन बता रहा हूं, हो सकता है। लेकिन एट द सेम टाइम एक और कंडीशन हो सकती है, अगर आपकी इकोनॉमी में कॉस्टली इंपोर्ट्स आ रहे हैं तो आपके जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं वो वही प्रोडक्ट सस्ते दामों में बनाकर बेच सकते हैं, तो वो जो कॉस्टली इंपोर्ट्स हैं उनका मार्केट में डिमांड नहीं होगी, ठीक बात। जनरली अगर आपको देखें तो आपके 1, 2, 3 एंड ऑप्शन आर राइट, लेकिन 1, 2 एंड 3 खाली कोई ऑप्शन दिया नहीं है। आपको जो ऑप्शन दिया गया है वो दिया गया है 1, 2 एंड 3, 4। जब 3 ऊपर के सही हैं तो चौथे को गलत कैसे बना दें, इसलिए आंसर सी इज राइट। वैसे डी ऑप्शन यहाँ पे नहीं है, डी एक बार और देख लें, 1, 3, 4, चलो 1 एंड 4 ही दिया, ठीक। करेक्ट आंसर इज जो सी, क्या नहीं, सारे के सारे ऑप्शन आपके सही है। ये सब्जेक्टिविटी पे बात आ जाती है, तब आपको देखना पड़ता है ऐसे क्वेश्चन में सब्जेक्टिविटी की बात आती है। जैसे मैंने आपको 2 सिचुएशन यहाँ पे बताई थी, ठीक, तो उस सिचुएशन में आप अपने ऑप्शन से काउंट करोगे कि कौन सा ऑप्शन सही लगाया जाए। अगला क्वेश्चन, अ वेरी रैपिड ग्रोथ इन प्राइसेस इन विच मनी लूजेस इट्स वैल्यू टू द पॉइंट वेयर इवन बार्टर में बी प्रेफरेबल, उसको बोलते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। एक ऐसी सिचुएशन जहां पर बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन हो चुका है, करेंसी अपनी वैल्यू खो चुकी है। इसका मतलब अगर आपके पास 1000 रुपए भी हैं तो आप 1000 रुपए से सामान नहीं खरीद सकते, इतना ज्यादा इन्फ्लेशन हो गया, वो मनी अपनी वैल्यू लूज कर चुकी है। अब आप क्या करें फिर जब पैसा नहीं काम कर रहा है? तो अपनी वैल्यूएबल आइटम्स को मार्केट में बेचकर, वैल्यूएबल आइटम्स को मार्केट में एक्सचेंज करके आप दाल चावल रोटी सब्जी ये सब खरीद रहे हैं, बेसिक नीड्स वाले आइटम्स खरीद रहे हैं। ऐसी सिचुएशन को बोलते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। नेक्स्ट, इन्फ्लेशनरी गैप इज अ सिचुएशन कैरेक्टराइज्ड बाय, इन्फ्लेशनरी गैप जब आपकी इकोनॉमी का जो एक्चुअल सिचुएशन है
ठीक, और जो आपकी पोटेंशियल इकोनॉमी की सिचुएशन है उनके बीच में जब गैप आता है, दैट इज योर इन्फ्लेशनरी गैप। पोटेंशियल सिचुएशन यानी कि जहां पे डिमांड मैक्सिमम होगी, करंट सिचुएशन जहां पे आउटपुट आप उतना प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे कि आपकी पोटेंशियल जीडीपी की डिमांड को मीट आउट करने लगे, तो डेफिनेटली इन्फ्लेशन होगा। एक्सेस ऑफ एग्रीगेट डिमांड ओवर एग्रीगेट सप्लाई एट द स्टेज ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, सीधी सीधी बात है, यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच्ड, यानी जो इनमें से जो गलत है वो निकालना है। पहला, डिप्रेशन, insufficient demand causing large scale unemployment of men and machinery over long period of time, बिल्कुल सही बात है, डिप्रेशन की ही सिचुएशन होती है। डिप्रेशन का मतलब आपकी इकोनॉमी बहुत ज्यादा डाउनफॉल हो चुकी है, किसी भी तरीके की इकोनॉमिक एक्टिविटी हो नहीं रही, लोग बहुत ज्यादा काम से निकाले जा रहे हैं। जब बहुत ज्यादा लोग काम से निकाले जा रहे हैं यानी अनएम्प्लॉयमेंट रेट हाई है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट हाई है यानी लोगों के पास इनकम नहीं है, इनकम नहीं है तो परचेजिंग पावर नहीं है, परचेजिंग पावर नहीं तो डिमांड नहीं है। ठीक, रिसेशन, रिडक्शन इन डिमांड एंड प्रोडक्शन और इन्वेस्टमेंट ओवर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, डिप्रेशन का ही एक प्री स्टेज है रिसेशन। ठीक, स्टैगफ्लेशन, स्लो पेस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी ड्यू टू फॉलिंग प्राइसेस, प्राइसेस नीचे चली गई, इसकी वजह से लोगों ने प्रोडक्शन लेवल कम कर दिया, वो स्टैगफ्लेशन नहीं है, बिल्कुल नहीं है। स्टैगफ्लेशन एक बहुत ही यूनिक सिचुएशन है जिसमें आपकी इकोनॉमी जो है वो डाउनफॉल करती है, प्लस क्योंकि इकोनॉमी नीचे जा रही है तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो ऊपर होता है, बट स्टिल आपकी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन देखने को मिलता है। ऐसी सिचुएशन को बोलते हैं स्टैगफ्लेशन, जहां पे इकोनॉमिक स्लोडाउन है जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज्यादा है बट स्टिल इकोनॉमी इन्फ्लेशन फेस कर रही है, स्टैगफ्लेशन। ठीक, यही आपका करेक्ट आंसर हो गया। Who among the following is most benefited from inflation? अगर इन्फ्लेशन है तो उसमें सबसे ज्यादा फायदा किसको होता है? ठीक, समझो, गवर्नमेंट पेंशनर्स नहीं, गवर्नमेंट पेंशनर्स मतलब गवर्नमेंट के जो लोग रिटायर हो चुके हैं उनको जो पेंशन मिल रही है वो गवर्नमेंट पेंशनर्स है। पेंशन जो मिलती है वो फिक्स्ड होती है, उसमें किसी तरीके का इंक्रीमेंट नहीं होगा इन्फ्लेशन को लेकर। तो अगर फिक्स्ड पेंशन है और इन्फ्लेशन हो गया यानी मार्केट में महंगाई आ गई, इनकम तो फिक्स है ना, तो ये तो बेनिफिशियल नहीं हो पाएंगे, इनको तो लॉस हो जाएगा। क्रेडिटर्स, वो लोग जो उधार दे रहे हैं, मान लो मैंने किसी को 100 रुपए दिया, ठीक, मैं क्रेडिटर हो गया, मैंने किसी को 100 रुपए उधार दिया, 100 रुपए उधार 1 महीने के वादे पे दिए थे, 100 रुपए में उसने जाकर 10 केजी आटा खरीदा, यानी 100 रुपए का 10 केजी आटा उस टाइम मिलता था। जब मैंने उसको पैसे दिए 100 रुपए, उसने 10 केजी आटा खरीदा। 1 महीने बाद जब वो मुझे वापस करेगा पैसे, कितने करेगा? 100 ही करेगा, ठीक। लेकिन इसी दौरान हो गया इन्फ्लेशन, यानी अब ये जो 10 केजी आटा है ये 100 रुपए का नहीं आ रहा है, ये 110 का आ रहा है, तो मेरा लॉस हो गया, क्योंकि अब मैं उस 100 रुपए का वो सामान नहीं खरीद सकता, क्योंकि इन्फ्लेशन के द्वारा मनी जो है वो अपनी वैल्यू लूज कर चुकी है। सेविंग बैंक अकाउंट होल्डर्स, क्यों भाई सेविंग बैंक अकाउंट होल्डर्स को क्या फायदा? उनका कोई जो इंटरेस्ट रेट है वो इन्फ्लेशन इंडेक्स तो होता नहीं है कि जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगा वैसे वैसे उनको इंटरेस्ट अच्छा मिलने लगेगा, ठीक। दूसरा, डेटर्स, डेटर वो लोग होते हैं जिन्होंने उधारी ली। देखो इसको कितना फायदा हुआ, 100 रुपए का इसने 10 केजी आटा ले लिया था, लेकिन जब इसने 100 रुपए वापस लिया तो वही क्रेडिटर जो है उसको 10 केजी आटा नहीं मिलेगा, उसको अब कितने का मिलेगा? 110। तो जिसने मुझसे उधार लिया था वही फायदे में रहा, सस्ते में निपट गया, क्योंकि अब वही सामान 110 का हो गया, ठीक। तो जब भी इन्फ्लेशन होता है तो डेटर्स या फिर जिनकी फ्लेक्सिबल इनकम होती है, जिनकी इन्फ्लेशन के साथ इनकम बढ़ती जाती है, वही लोग फायदे में रहते हैं। Which of the following accounts for cost push inflation? अगर आपको याद हो हमने 2 टाइप के इन्फ्लेशन पढ़े हैं क्लास में, एक डिमांड पुल,
एक कॉस्ट पुश। डिमांड पुल यानी आपकी इनकम बढ़ी जिसकी वजह से आपने एक्सेसिव डिमांड मार्केट में क्रिएट करी। दूसरी तरफ कॉस्ट पुश यानी आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन या रॉ मटेरियल्स या इनपुट्स की कॉस्ट बढ़ी जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया और उसकी वजह से जो सामान आपने महंगा बनाया उसको मार्केट में महंगा बेचा और इसीलिए इन्फ्लेशन हो गया। ठीक, इंक्रीज इन मनी सप्लाई बिल्कुल नहीं, ये डिमांड पुल का पार्ट होता है, कॉस्ट पुश का नहीं होता। नेक्स्ट, इंक्रीज इन इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस अगर गवर्नमेंट बढ़ा देगी तो आपकी परचेजिंग पावर हो जाएगी कम और परचेजिंग पावर हो जाएगी कम तो इन्फ्लेशन। इंक्रीज इन पॉपुलेशन, यस, पॉपुलेशन जब बढ़ती है तो कोई भी बच्चा पैदा होगा वो कुछ ना कुछ मार्केट के लिए डिमांड क्रिएट करेगा। हम जानते हैं कि जब भी बच्चा, और आजकल तो ये बहुत एक्सपेंसिव हो गया कि बच्चे जो पैदा होते हैं उनके छोटी छोटी एसेसरीज, पैम्पर्स, उनकी दवाएं, उनके खिलौने बहुत एक्सपेंसिव हो गए। यस, ये एक फैक्टर है, लेकिन अगेन ये फैक्टर भी डिमांड की वजह से है क्योंकि बच्चा पैदा हुआ उसने डिमांड क्रिएट कर दी। नेक्स्ट, इंक्रीज इन नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। अगर गवर्नमेंट नॉन प्लान एक्सपेंडिचर बढ़ा दे, वही बात आ गई, नॉन प्लान यानी सैलरी, पेंशन्स वगैरह बढ़ा दे तो लोगों के पास ज्यादा से ज्यादा पैसा जाएगा जिसकी वजह से क्या होगा, उनके पास परचेजिंग पावर आएगी, उनकी इनकम बढ़ेगी। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया, ये स्टेटमेंट भी डिमांड बेस्ड हो गया, ये स्टेटमेंट भी डिमांड बेस्ड हो गया, ये स्टेटमेंट भी डिमांड बेस्ड हो गया। बचा केवल इंक्रीज इन इनडायरेक्ट टैक्सेस। अगर गवर्नमेंट इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ा देती है तो जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि जब मैन्युफैक्चरर पे इनडायरेक्ट टैक्स लगेगा तो वो इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन वो कस्टमर पे डाल देगा बाय इंक्रीजिंग प्राइस। इसीलिए केवल यही आपका कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का फैक्टर है। ठीक, करेक्ट आंसर इज बी। नाउ डीवैल्यूएशन। डीवैल्यूएशन का क्या मतलब होता है? डीवैल्यूएशन अगर फॉरेन करेंसी एक्सचेंज के टर्म से पढ़ें, बिल्कुल सिंपल सी चीज होती है। अगर आपकी इकोनॉमी में आपकी करेंसी किसी फॉरेन करेंसी के अगेंस्ट वैल्यू लूज कर रही है, जैसे मान लो अभी रुपीस जो है वो 80 रुपीस पर डॉलर चल रहा है, यानी $1 आपका 80 रुपए का है। डीवैल्यूएशन का मतलब यही $1 अब 82 का हो गया, फर्दर डीवैल्यूएशन 85 का हो गया, यानी आपकी करेंसी किसी फॉरेन करेंसी के अगेंस्ट वैल्यू लूज कर रही है, दैट इज डीवैल्यूएशन। कन्वर्टिंग रुपी इनटू गोल्ड, नहीं। लोअरिंग ऑफ वैल्यू ऑफ वन करेंसी इन कंपैरिजन ऑफ द सम फॉरेन करेंसी, यस। मेकिंग रुपी डियरर एक्सपेंसिव, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इन कंपैरिजन टू फॉरेन करेंसी, नन ऑफ द, नहीं। द करेक्ट आंसर बी कि आपकी करेंसी किसी फॉरेन करेंसी, अब यहां पे जो ये फॉरेन करेंसी है इसको हार्ड करेंसी बोलते हैं। किसी भी फॉरेन करेंसी, हार्ड करेंसी के अगेंस्ट अगर आपकी करेंसी वैल्यू लूज कर रही होती है उसको बोलते हैं डीवैल्यूएशन। ये बिल्कुल डेफिनेटिव पार्ट है, मतलब सीधे आपको क्वेश्चन पता, स्टेटमेंट पता है यानी डेफिनेशन पता है, आप आराम से कर लोगे। कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपी का क्या मतलब है? कन्वर्ट करना, बदलना, यानी कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपी का मतलब कितनी आसानी से आप इंडियन करेंसी को किसी फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं और कितनी आसानी से किसी फॉरेन करेंसी को किसी इंडियन करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। एबल टू कन्वर्ट रुपी नोट्स इनटू गोल्ड, फ्रीली परमिटिंग कन्वर्जन ऑफ रुपी टू सम अदर मेजर करेंसीज एंड वाइस वर्सा, बिल्कुल सही। अलाउइंग वैल्यू ऑफ रुपी टू बी फिक्स्ड, नहीं। डेवलपिंग एन इंटरनेशनल मार्केट फॉर करेंसीज, नहीं। करेक्ट आंसर इज बी। कन्वर्टिबिलिटी का मतलब आप अपनी करेंसी आसानी से किसी फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट कर ले, किसी फॉरेन करेंसी को आप अपनी करेंसी, डोमेस्टिक करेंसी में कन्वर्ट कर ले। चलिए, The issue department of RBI maintains dash against printing of notes। जब भी RBI प्रिंटिंग करता है नोट्स की तो वो कौन सा मैकेनिज्म अडॉप्ट करता है, यानी उसके अगेंस्ट क्या रखता है? कोई ना कोई सिक्योरिटी रखेगा, बिल्कुल सही बात। क्या है वो सिक्योरिटी? गोल्ड। गोल्ड। लेकिन क्योंकि अब गोल्ड सिस्टम खत्म हो गया
तो जितना करेंसी आपको प्रिंट करना है उतना ही गोल्ड रखना पड़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। करंटली जो सिस्टम चल रहा है वो है प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम, जिसके अगेंस्ट कुछ प्रोपोर्शन, कुछ अमाउंट ऑफ गोल्ड आपको जितनी भी करेंसी आपने प्रिंट करनी है उसके अगेंस्ट रखनी पड़ती है। मान लो आपको 10 करोड़ करेंसी प्रिंट करनी है, तो 10 करोड़ का मान लीजिए केवल 10% वैल्यू का गोल्ड ही आपको रखना पड़ेगा। दिस इज योर प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम, ठीक, जो करंटली कहीं पे भी फॉलो किया जा रहा है। हर कंट्री आज के टाइम पे यही सिस्टम, ये मिनिमम रिजर्व सिस्टम नहीं है, प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम है, प्लीज ध्यान रखिएगा इसको। डिवैल्यूएशन ऑफ अ करेंसी बाय अ कंट्री इज मेंट टू लीड टू, जैसे हमने पहले डिवैल्यूएशन पढ़ा था कि अगर कोई कंट्री की करेंसी किसी फॉरेन करेंसी के अगेंस्ट अपनी वैल्यू लूज कर रही है, तो उसका इंपैक्ट क्या होता है कि अगर डिवैल्यू हो गया तो इंपैक्ट क्या होगा? पहला, उसका इंपोर्ट ट्रेड एक्सपैंड करेगा, यानी उसका इंपोर्ट फायदे में रहेगा? बिल्कुल नहीं। ऑलवेज रिमेंबर, अगर किसी भी कंट्री की करेंसी डिवैल्यू कर रही है तो वो इसीलिए कर रही है या इसीलिए करवाई जा रही है या कोई कंट्री इसको रोक नहीं रहा क्योंकि वो इसको एक्सपोर्ट प्रमोशन का पार्ट होता है। ये स्टेटमेंट काट देंगे। जैसे ये स्टेटमेंट काटेंगे आपके दो ऑप्शन, ये हट गए, आंसर हो गया सी, प्रमोशन ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। बिल्कुल सही बात। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का मतलब जो चीज आप बाहर से मंगा रहे थे अब वो आपके लिए वैल्यूबल नहीं है, अब आपके लिए वो एक्सपेंसिव पड़ गया, तो क्या करें, उसकी जगह अपने डोमेस्टिक कंट्री में प्रोड्यूस करने लगे वही गुड्स। एक्सपेंशन ऑफ एक्सपोर्टेड, यस। तो आंसर इज योर सी 2 and 3। दिस इज ऑल फॉर द करंट क्लास, जहां पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस किए सीडीएस के लिए, इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड। ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस और हम आपके लिए लाएंगे ऑन द सेम प्लेटफॉर्म ऑफ ऑनलाइन टीडीए, जहां पे आप और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस इंडियन इकोनॉमी के देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अभी के लिए थैंक यू। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।